हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट की आपकी एक यूनिट है लोकतंत्र डेमोक्रेसी, इसको काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। देखिए दोस्तों, ये जो आपकी यूनिट है लोकतंत्र, इसमें आपको 3 मेन टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है लोकतंत्र विचार एवं व्यवहार, इसके साथ ही आपको यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी को पढ़ना है, यानी कि उदार लोकतंत्र को पढ़ना है, उसकी आलोचना को पढ़ना है। इसके अलावा बहुसांस्कृतिकवाद को आपको पढ़ना है, मल्टीकल्चरलिज्म को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे ये 3 मेन टॉपिक हैं, तीनों के तीनों आज की इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी जो मतलब आपका ये जो यूनिट है पूरी तरह वो ख़त्म हो सके। तो पूरी तरह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लोकतंत्र की ये जो यूनिट है वो कवर की जाएगी आज की इस वीडियो में। बस आप वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम जो आपका एक मेन टॉपिक है लोकतंत्र विचार एवं व्यवहार, इसके अंतर्गत जो आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है उसको कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इन चीज़ों को टॉपिक कह रहा हूँ, आप इन्हें एक चैप्टर भी कह सकते हो, एक पार्ट भी कह सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैं बट हाँ, यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी मतलब आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके सिलेबस पर बेस्ड है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस है ये। चाहे आप एसओएल के बच्चे हों, चाहे आप रेगुलर के हों, कोई मैटर नहीं करता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बातें की जा रही हैं। और एक बात और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें एसओएल की बुक से मैच ना करें, तो जो एसओएल वाले बच्चे हैं वो ये ना सोचें कि ये मतलब उनके लिए यूज़फुल नहीं, पूरी तरह आपके सिलेबस पर बेस्ड है। चाहे आप रेगुलर के हों, एसओएल के हों, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ड्यू का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो यही कहूँगा कि पूरी जितनी भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं वो सारे के सारे आपके मतलब सिलेबस पर ही बेस्ड हैं, ठीक है। अब एसओएल की बुक वगैरह से कोई बच्चा अगर कमेंट करता है कि सर कुछ टॉपिक अलग हैं, तो प्लीज़ ऐसा कमेंट ना करें और बात को समझे, सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, डरे ना, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो एनसी वेब के बच्चे हैं या जो दूसरे कोर्सेज़ के या दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका भी मतलब ये टॉपिक है तो ये वीडियो उनके लिए भी है, उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगी। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं लोकतंत्र विचार एवं व्यवहार के अंतर्गत जो भी बातें हमें आपको मतलब समझनी है, ठीक है। तो लोकतंत्र का अर्थ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, ठीक है। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ है इसको देख लो। लोकतंत्र के अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक मूल के शब्द डेमोस से हुई है, जिसका अर्थ है जनसाधारण। इसमें क्रेसी शब्द जोड़ा गया है जिसका अर्थ होता है शासन या सरकार। इस तरह लोकतंत्र शब्द का मूल अर्थ जनसाधारण या जनता का शासन है। सिंपल सी बात है। देखिए, शाब्दिक रूप में अगर हम बात करें तो लोकतंत्र जो शब्द है वो एक तरह से डेमोक्रेसी से ही बना है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी ही मेन शब्द है, यहाँ पर हमारे लिए अभी डेमोक्रेसी ही मेन शब्द है। अब डेमोक्रेसी बना किस चीज़ से? तो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो डेमोस से बना है, जिसका अर्थ होता है जनसाधारण, ठीक है। एक ग्रीक शब्द है डेमोस, उसका अर्थ होता है जनसाधारण, यानी कि जनता, लोग, आम लोग जो हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें डेमोस में क्रेसी जोड़ दिया गया है, ठीक है। डेमोस में क्रेसी जोड़ दिया है जिससे बन गया डेमोक्रेसी। तो ये जो क्रेसी है इसका जो अर्थ है वो है शासन या सरकार। तो इस तरह जब हम दोनों को मिलाते हैं डेमोस और क्रेसी को, तो शाब्दिक रूप से ही लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है जनता का शासन, यानी कि जनता की सरकार। तो ये शाब्दिक अर्थ आपने समझ लिया कि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। इसके अलावा अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी है वह इसके शब्दार्थ के बहुत ही ज़्यादा निकट है। इनके अनुसार लोकतंत्र जनता का शासन है जो जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर हम परिभाषा के अकॉर्डिंग बात करें कि लोकतंत्र क्या है, तो बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने, या जो बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने लोकतंत्र के ऊपर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, परिभाषाएं दी हैं। लेकिन अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके थे, तो इन्होंने जो परिभाषा दी है वो काफ़ी ज़्यादा निकट है, लोकतंत्र के शब्द के अर्थ से काफ़ी ज़्यादा निकट है। जैसे कि इनके अनुसार अगर हम बात करें तो जो लोकतंत्र है वो क्या है? जनता का शासन है और जनता के द्वारा ही ये चलाया जाता है और जनता के लिए ही चलाया जाता है। मतलब जैसे कि आज मान लीजिए बीजेपी की आज सरकार है भारत में, तो ये जो बीजेपी की सरकार है, ठीक है, तो ये जो बीजेपी की सरकार है, इनमें जो लोग हैं वो कहाँ से आए हैं? जनता से ही तो आए हैं वो लोग, ठीक है। मतलब जनता के द्वारा शासन चलाया जा रहा है, जनता ने तो चुनकर भेजा है, ठीक है। तो जनता का शासन है और किसके लिए चलाया जा रहा है शासन? सरकार किसके लिए काम कर रही है? जनता के लिए कर रही है। तो ये सारी बातें लोकतंत्र के अर्थ में शामिल हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल।
तो यहाँ तक क्लियर है, सामान्य बातें हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आगे और बता दूँ आपको, अभी थोड़ा सा लग रहा होगा आपको डिफ़िकल्ट, बाई चांस लग रहा होगा, वैसे तो है नहीं कुछ भी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सारी बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये जो यूनिट है ना वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये वीडियो यकीन मानो आप देखोगे ना, पूरी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी आसान शब्दों में। अभी हैंड रिटन नोट्स से भी मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा, तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमने लोकतंत्र के अर्थ को समझ लिया, तो यहाँ तक हमने लोकतंत्र की मीनिंग को समझा। अब थोड़ा सा लोकतंत्र को अच्छे से और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए लोकतंत्र अगर हम देखें तो दो तरह से लोकतंत्र आपको दिखाई देगा, एक तो पुराना और एक आधुनिक। तो आधुनिक वही लोकतंत्र जो आज हम समझते हैं, अभी जो हमने परिभाषा भी देखी तो वो आधुनिक रूप में ही है। लेकिन जो पुराना लोकतंत्र यानी कि पहले के स्वरूप में हमें लोकतंत्र दिखाई देता है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। देखो सिंपल सा, मैं ज़्यादा यहाँ पे खींचूंगा नहीं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो देखिए लोकतंत्र का चिरसम्मत सिद्धांत क्या रहा है, तो देखिए पहले भी लोकतंत्र थोड़ा मतलब अलग अलग स्वरूप में देखा गया है। जैसे कि प्लेटो और अरस्तु ने कुछ प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में, विशेषतः एथेंस में लोकतंत्र के सक्रिय रूप को देखा। जो एथेंस था, जो सिटी स्टेट हुआ करते थे, जो ग्रीक यूनानी सिटी स्टेट थे, नगर राज्य थे, उनमें एक टाइम ऐसा था प्राचीन काल में, वहाँ पर लोकतंत्र विद्यमान था या सक्रिय रूप से लोकतंत्र पाया गया था। ठीक है, अरस्तु और प्लेटो के जो लेखन है उसमें हमें ये बात दिखाई देती है। उस समय जो लोकतंत्र था वहाँ पर वो किस स्वरूप में था, तो उसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। जैसे कि नगर राज्य के सार्वजनिक मामलों में सभी स्वतंत्र जन, पहले दास भी हुआ करते थे ना, तो दास को छोड़कर जो स्वतंत्र जन थे उन सबों की एक समान सहभागिता। इसके अलावा सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र वाद विवाद। इसके साथ ही लोगों के मन में समुदाय के कानून और प्रचलित प्रक्रिया के प्रति व्यापक आदर भाव। तो देखिए उस समय जो लोकतंत्र एथेंस में मौजूद था, उसकी जो विशेषताएं थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि उस समय लोकतंत्र में जो स्वतंत्र जन थे, यानी कि दास और स्त्रियों को छोड़कर सिर्फ स्वतंत्र जन ही पार्टिसिपेट करते थे। जो भी पब्लिक इशू कोई होता था, कोई सार्वजनिक मामला होता था, तो उसमें स्वतंत्र जन ही पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा उस समय लोकतंत्र का ये अर्थ था कि जो सार्वजनिक निर्णय हैं उसमें स्वतंत्र रूप से वाद विवाद हो, जो स्वतंत्र जन है वो आपस में डिस्कस करें। तो ये लोकतंत्र का अर्थ था। इसके साथ ही लोगों के मन में समुदाय के कानून, जो भी समुदाय के कानून वगैरह हैं उनको माना जाए, उनके प्रति सभी आदर भाव रखें, ये उस समय लोकतंत्र का एक विशेषता थी लोकतंत्र की। यूनानियों को अपने प्रचलित रीति रिवाजों से जुड़े कानून पर गर्व था और वे इसे बर्बर जातियों में प्रचलित निरंकुश शासन से अत्यंत श्रेष्ठ मानते थे इसे। परंतु यूनानी नगर राज्यों में लोकतंत्र का जो रूप प्रचलित था उसे आदर्श शासन प्रणाली नहीं माना जा सकता। प्लेटो ने इस आधार पर लोकतंत्र की निंदा की कि जनसाधारण इतने शिक्षित नहीं होते कि वे सर्वोत्तम शासकों और सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण नीतियों का चयन कर सकें। तो देखिए दोस्तों, पहले जो यूनानी नगर राज्य थे वहाँ पर जो लोकतंत्र पाया जाता था, स्पेशली एथेंस वगैरह में, तो यहाँ पर जो लोकतंत्र था इसे हम शासन का आदर्श रूप नहीं कह सकते, इसमें कई सारी कमियाँ थी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि उस समय लोकतंत्र में स्वतंत्र जन को ही सब कुछ माना जाता था, दास और स्त्रियों को दूर रखा गया था शासन प्रणालियों से, सार्वजनिक निर्णयों से। इसके अलावा इसमें जो दूसरी जाति के लोग थे, जो दूसरे देश के लोग थे, उनसे मतलब उन्हें नीची जाति का माना जाता था, और अपने आप को ये जो यूनानी नगर राज्य के जो लोग थे एथेंस के, जो जिनमें लोकतंत्र मौजूद था, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और दूसरी जातियों को बर्बर मानते थे। दूसरे जो देश के लोग थे उन्हें बर्बर मानते थे। तो इस तरह इसे एक शासन का आदर्श रूप नहीं माना जा सकता। इसके अलावा जो पुराने विद्वान भी रहे हैं, जैसे कि प्लेटो, तो प्लेटो ने साफ तौर पर लोकतंत्र की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जो जनसाधारण होते हैं, जो जनता होती है, वो इतने शिक्षित नहीं होते, उनके पास इतनी बुद्धिमत्ता नहीं होती कि वो सही लोगों को चुन सकें या सही फैसला कर सकें, ठीक है, सही नीतियों का चयन कर सकें। इसके अलावा जो अरस्तु हैं, उन्होंने भी लोकतंत्र को भ्रष्ट शासन का रूप माना है और इसीलिए उन्होंने अभिजात तंत्र और लोकतंत्र के मिश्रण की बात की है। तो ये दूसरी बातें, लेकिन यहाँ तक आपको हल्का सा एक आइडिया लग गया दोस्तों कि किस तरह पुराने रूप में जो लोकतंत्र था वो किस तरह का था। ठीक है, सिटी जो स्टेट थे यानी कि यूनानी नगर राज्य थे, वहाँ पर लोकतंत्र के कुछ रूप हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें क्या कमियाँ थी या किस तरह विद्वान उस समय लोकतंत्र को देखते थे, ये आपको हल्का सा आइडिया लग गया। वर्तमान समय में हम जिस लोकतंत्र को जानते हैं, अब वो जो आधुनिक विचार है वो किस तरह से हमारे सामने आया, वो क्या है, अब हम उसकी बात करते हैं।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा की, मॉडर्न नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा आधुनिक युग की परिस्थितियों की देन है। सबसे पहली बात यहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा क्या है, यानी कि लोग आज के टाइम पर लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो देखिए, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको लोकतंत्र की मीनिंग बताई है, लोकतंत्र की जो परिभाषा वगैरह आपको जो बताया है, वही लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा है। लेकिन यहाँ पर हम बात को समझ रहे हैं कि ये जो लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा है वो किस तरह से विकसित हुई, स्टार्टिंग कैसे हुई उसकी। लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा आधुनिक युग की परिस्थितियों की देन है। लगभग 16वीं शताब्दी से विश्व के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में ऐसे परिवर्तनों का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें मध्य युग की सामंती प्रणाली का ह्रास हुआ और व्यक्ति या मनुष्य को सब जगह नई प्रतिष्ठा मिली। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे यूरोसेंट्रिक हैं। यूरोसेंट्रिक का मतलब है कि यूरोपीय इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सामंतवादी जो व्यवस्था थी मुख्य रूप से वो यूरोपीय ही थी। तो देखिए, तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो परिस्थितियाँ थी जैसे जैसे वो बदलती गई वैसे वैसे आधुनिक अवधारणा का जन्म हुआ लोकतंत्र की। जैसे कि 16वीं शताब्दी के आसपास का जो टाइम था वो कुछ ऐसा था जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक और सांस्कृतिक इनमें जो ये जो चीज़ें थी इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसका ह्रास हो गया। अब व्यक्ति और मनुष्य का मतलब जो महत्व था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके साथ ही दोस्तों 17वीं शताब्दी में अंग्रेज विचारक जॉन लॉक ने इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति के अवसर पर यह विचार व्यक्त किया था कि मनुष्य के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं जिन्हें उससे कोई भी छीन नहीं सकता। इसमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का विशेष स्थान है। इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए कानून, राज्य और शासन की संस्थाएं स्थापित की जाती हैं। लॉक ने यह तर्क दिया कि परस्पर सहमति से राज्य का निर्माण, लोग जो है वो परस्पर सहमति से राज्य का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आप बात को समझिए। इसके अलावा दोस्तों हम जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा है वो कैसे मतलब वो सामने आई, तो 16वीं शताब्दी के आसपास बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हुए। इसी बीच हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज विचारक जॉन लॉक होते हैं जो कुछ अधिकारों को बता देते हैं कि लोगों के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं। जॉन लॉक बात करते हैं कि लोगों के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, नेचुरल राइट्स हैं जिन्हें कोई भी नहीं छीन सकता, यानी कि सरकार भी नहीं छीन सकती। तो इस तरह अब लोगों को महत्व दिया जाने लगता है। अब जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति विशेष है, उसको महत्व दिया जाने लगता है। जैसा कि जॉन लॉक कहते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का ये जो अधिकार है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये क्या है, ये विशेष अधिकार है, इन्हें कोई छीन नहीं सकता। तो और ये जो राज्य यानी कि सरकार है या ये जो मतलब शासन व्यवस्था है, ये जितनी भी शासन व्यवस्था वगैरह है, ये सब कुछ जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की जो व्यक्ति हैं उनके इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही सामने आए हैं। इसके अलावा जॉन लॉक कहते हैं कि जो मनुष्य हैं वो आपस में सहमति स्थापित करते हैं, समझौता करते हैं और फिर राज्य का निर्माण करते हैं। मतलब ये हुआ कि अब ऐसे विचारक सामने आए जो बात कहने लगे कि राज्य का निर्माण लोगों ने किया है। ठीक है, तो मतलब लोगों का महत्व ज़्यादा है, मतलब सरकार लोगों ने बनाई है। जो स्टेट बना है, पहले लोग आपस में समझौता किया, लोगों ने कहा कि हाँ हम इस व्यवस्था का मतलब सब कुछ मानेंगे, तब जाके राज्य अस्तित्व में आया, सरकार अस्तित्व में आई। तो ऐसा जॉन लॉक ने कहा। तो ये सारे विचार ऐसे थे जो कि आधुनिक जो लोकतंत्र है उसकी अवधारणा को विकसित कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में अमेरिका की क्रांति होती है, अमेरिकी क्रांति होती है और फ्रांसीसी क्रांति होती है। उसके साथ ही मतलब देखिए दोस्तों, अमेरिका की क्रांति और फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, तो इन्होंने भी लोकतांत्रिक जो अवधारणा है, आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा, इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्व दिया। इसको विकसित करने में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भूमिका निभाई। अब इसके जो समर्थक थे, प्रवर्तक थे, इन्होंने पुराने प्रतिष्ठित वर्गों के विशेषाधिकारों को चुनौती देते हुए सिद्धांत प्रस्तुत किया कि सब मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। इन सब विचारों के प्रभाव से जनसाधारण को विवेक शून्य और आज्ञाकारी प्रजा से ऊपर उठकर शासकों का चुनाव करने वाले और उन पर निगरानी रखने वाले नागरिकों का दर्जा मिल गया। इस तरह जनता को जनता जनार्दन की पदवी मिल गई, जिससे लोकतंत्र के विचार को प्रतिष्ठा मिली। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि अब अमेरिका की क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, अब इन क्रांतियों के जो प्रवर्तक थे,
जो विचारक थे अब वो सामने आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था उसको चुनौती दे दी। पहले जो कुलीन वर्ग हुआ करता था, विचात जो वर्ग हुआ करता था, उसको चुनौती दी। इन्होंने जनसाधारण को महत्व दिया, तो इसीलिए जो जनता है उसका महत्व बढ़ा और लोकतंत्र का जो विचार है वो विकसित हुआ। हालांकि इसे बहुत टाइम लगा, ऐसा नहीं है कि ये मतलब अमेरिका की क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के तुरंत बाद ही लोकतंत्र की जो आधुनिक अवधारणा है वो विकसित हो गई, लेकिन ये स्टार्टिंग थी। ठीक है, जॉन जॉन लॉक ने जो विचार प्रस्तुत किए, फिर ये जो अमेरिका की क्रांति हुई और फ्रांसीसी क्रांति हुई, इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लोकतंत्र के विचार को आगे बढ़ाने में या विकसित करने में। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आधुनिक लोकतंत्र की जो अवधारणा है यहाँ तक हमने इसको अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि व्यवहार के स्तर पर तो प्रैक्टिस में किस तरह से लोकतंत्र अस्तित्व में आया, किस तरह से मतलब ये व्यवहार के धरातल पर रहा है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ा सा हो सकता है लेंथी लग रहा हो आपको, लेकिन बहुत इजी है। अभी आप देखिए, इसके बाद जितनी भी आप चीज़ें देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पर जो भी हमने बातें की वो थोड़ी सी आपको लग सकता है कि थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो। वैसे मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी यही कहूँगा आप वीडियो पूरा देखिए, सारी बातें काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएंगी। व्यवहार के धरातल पर बहुत कहानी की तरह है, ये कुछ नहीं है इसमें। व्यवहार के धरातल पर लोकतंत्र पहल पश्चिमी जगत में 19वीं शताब्दी के दौरान स्थापित हुआ। शुरू में यह शब्द ऐसे प्रतिनिधि शासन का संकेत देता था जिसमें प्रतिनिधियों का चुनाव मुक्त प्रतिस्पर्धा के आधार पर होता था, परंतु उसमें केवल पुरुष नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त था। देखिए दोस्तों, नॉर्मली अगर हम बात करें ना, तो जो लोकतंत्र है व्यवहार के स्तर पर अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली बात करें अगर हम, तो जो लोकतंत्र है इसे नॉर्मली ऐसे देखा जाता था कि ये एक ऐसा शासन है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि चूज़ करते हैं, प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब 16वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी के दौरान ये जो लोकतंत्र का विचार सामने आ रहा था, इसमें लोकतंत्र का नॉर्मली अर्थ बस यही था कि प्रतिनिधि शासन है, मतलब लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर शासन करने के लिए भेजेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना सा नॉर्मल अर्थ लगाया जाता था। और इस समय जो पुरुष थे केवल उन्हें ही वोटिंग राइट प्राप्त थे। जितने भी देश थे उस समय पुरुषों को ही वोटिंग राइट दिए गए थे। प्रस्तुत अर्थ में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में लोकतंत्र की शुरुआत 1820 और 1830 के दशकों में हुई, जब एक एक करके बहुत सारे राज्यों ने मताधिकार का विस्तार किया। फ्रांस में 1848 में अचानक वयस्क पुरुष मताधिकार लागू हो गया, परंतु 1871 तक वहां संसदीय शासन स्थायी आधार पर स्थापित नहीं हुआ था। उधर ब्रिटेन में संसदीय शासन तो 1688 से ही स्थायी आधार पर स्थापित हो गया था, परंतु 1867 तक बहुसंख्यक पुरुष नागरिकों को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था। ध्यान देने की बात यह है कि इन सब प्रणालियों में केवल पुरुष मताधिकार को मान्यता दी जाती थी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो लोकतंत्र था, स्टार्टिंग में जो लोकतंत्र का विचार आया भी था, तो उसमें भी जो पुरुष थे केवल उन्हें ही मतदान का अधिकार दिया गया था। और ऐसा नहीं कि सभी पुरुषों को दे दिया गया हो। पहले जो बड़े बड़े जो अभिजात तंत्र के अंतर्गत जो थे, पहले उन्हें दिया गया, फिर इसका विस्तार किया गया। दास को पहले अलाउ ही नहीं था, फिर जो जैसे जैसे दास प्रथा का अंत हुआ तो वैसे वैसे वोटिंग राइट का विस्तार हुआ। तो इसके मतलब हम देखते हैं कि लंबे समय तक जो वोटिंग राइट्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था। कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट्स प्राप्त थे। तो यहाँ पे सभी देशों का जो मुख्य देश है उनका आंकड़ा यहाँ पे जो भी मतलब हिस्टोरिकली चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, इन्हें आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह आधुनिक युग में भी शुरू में की लोकतंत्रीय प्रणालियाँ लोकतंत्र के विचार की अधूरी अभिव्यक्तियाँ थीं, क्योंकि वे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो इस तरह दोस्तों हम देखते हैं कि आधुनिक युग में भी जो आधुनिक मॉडर्न टाइम आया, इस समय भी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो रही थी या जो लोकतांत्रिक प्रणालियां थी, इसमें भी हमें पूरी तरह लोकतंत्र नहीं दिखाई देता। पूरी तरह लोकतंत्र दिखाई नहीं देता, इसका मतलब सिंपल सा है, क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का जो विचार था वो पूरी तरह लागू नहीं किया गया था। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि एक जो एज है उसके ऊपर के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार। जैसे कि भारत में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं, तो ये सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है। ठीक है, तो क्योंकि
इसे लागू नहीं किया गया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक युग में भी जो लोकतांत्रिक प्रणालियाँ थी उसमें हमें लोकतंत्र की अधूरी अभिव्यक्तियाँ दिखाई देती हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो दोस्तों यहाँ तक हमने लोकतंत्र विचार एवं व्यवहार को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उदार लोकतंत्र की। तो यहाँ पर हमें उदार लोकतंत्र को पढ़ना है, लिबरल डेमोक्रेसी को पढ़ना है, साथ में उसके क्रिटिक को भी पढ़ना है, आलोचना को भी पढ़ना है। तो आलोचना को भी हम पढ़ेंगे कि आखिर क्या आलोचना की जाती है, ठीक है। तो बस आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, तो लोकतंत्र का क्या अर्थ है, हमने इसको कवर कर लिया। उदार लोकतंत्र की बात करते हैं डायरेक्ट हम। तो उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी। उदार लोकतंत्र उदारवाद के विचार को लोकतंत्र के विचार के साथ जोड़ने के प्रयास को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, उदार लोकतंत्र में आपको क्या दिख रहा है, उदार। तो उदार का मतलब यहाँ पर यह है कि उदार लोकतंत्र में उदारवाद की विचारधारा छिपी हुई है या जुड़ी हुई है, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी में लिबरलिज्म की विचारधारा जुड़ी हुई है। अब ये क्या है, तो इसको अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो देखिए दोस्तों, 17वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि उदारवाद की विचारधारा का जन्म होता है। आपने अगर उदारवाद के बारे में डिटेल में पढ़ा हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 17वीं शताब्दी में उदारवाद की विचारधारा का जन्म होता है। जॉन लॉक इसके प्रमुख प्रवर्तक होते हैं। और उदारवाद की विचारधारा पूंजीवाद को बढ़ावा देती है, जिससे कि पूंजीपतियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है, उदारवाद की विचारधारा के अंतर्गत। अब एक वर्ग जन्म लेता है जिसका जो बन जाता है पूंजीपति वर्ग। अब दूसरा वर्ग जो सामने आता है वो आता है कामगार वर्ग, ठीक है। अब श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कारखाने वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं, और कारखाने वगैरह लगते हैं तो उसमें श्रमिक काम करने आते हैं, तो एक विशाल कामगार वर्ग सामने आता है। तो देखिए, उदारवाद की विचारधारा जन्म लेती है, पूंजीपति वर्ग सामने आता है जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी प्रॉफिट होता है। और जो इन सभी चीज़ों के कारण जो श्रमिक वर्ग होता है, जो कामगार, एक बहुत बड़ा जो विशाल श्रमिक वर्ग होता है, कामगार वर्ग होता है, उसकी जो दशा होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। क्योंकि उदारवाद की विचारधारा के अंतर्गत हम जानते हैं पूंजीवाद के अंतर्गत क्या होता है, कामगार वर्ग का अधिकतर शोषण होता है, और क्योंकि इसमें खुला कंपटीशन होता है और पूंजीपतियों के पास काफ़ी ज़्यादा लाभ कमाने के ऑप्शन होते हैं। और हुआ भी यही, तो इसी कारण से जो विशाल कामगार वर्ग था उसकी जो दशा थी वो काफ़ी ख़राब हो गई। और अब उसने अपने देश में राजनीतिक मांग की, राजनीतिक अधिकारों की मांग शुरू की कि हमारे पास ये अधिकार होने चाहिए, वो अधिकार होने चाहिए। राजनीतिक अधिकार संबंधी मांग विशाल कामगार वर्ग ने की। और देखिए, जो सरकार थी उन्हें इनकी मांगें माननी इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो कामगार वर्ग था ये काफ़ी विशाल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक विशाल वर्ग को आप नाराज़ नहीं कर सकते, देश के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक विशाल कामगार वर्ग की एक बहुत बड़ी मांग थी, राजनीतिक मांग, जिसको पूरा करते हुए जो राज्य था उसने उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत दिया। और इसी से जो लोकतंत्र था अब वो उदारवाद की विचारधारा के साथ जुड़ गया और बना उदार लोकतंत्र। तो मतलब इस तरह आप देखेंगे कि जो अधिकार जब दे दिए गए, जब राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए, तो ये लोकतांत्रिक अधिकार थे। और किन देशों में मुख्य रूप से प्रदान किए गए, जहाँ पर उदारवाद की विचारधारा उस समय थी। तो इस तरह उदार लोकतंत्र बनाइए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बात को समझ सकते हैं कि पहले उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत सारी चीज़ें चल रही थी, जब अधिकार दे दिए गए, लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान किए गए, तो वो बन गया उदार लोकतंत्र। अभी मैं इसको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा तो सामने समझ में आपके सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने उदार लोकतंत्र का एक हिस्ट्री से देख लिया। यहाँ पे हमने एक हिस्टोरिकल चीज़ हल्की सी समझ ली कि उदार लोकतंत्र किस तरह से सामने आपके आया, या हमारे सामने किस तरह से उदार लोकतंत्र आया है। अब हम इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, जिससे कि आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए। उदार लोकतंत्र के समर्थक साधारणतः लोकतंत्र के ढांचे के ये लक्षण स्वीकार करते हैं, ये निम्न विशेषताएं मानते हैं कि उदार लोकतंत्र में ये निम्न विशेषताएं होनी चाहिए या हैं। जैसे कि उदार लोकतंत्र का एक लक्षण यह है कि एक से अधिक राजनीतिक दलों में राजनीतिक सत्ता के लिए मुक्त प्रतिस्पर्धा। यह है कि जहाँ पर उदार लोकतंत्र होगा, जहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी होगी, वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी वो एक से ज़्यादा होंगी। जैसे कि चाइना में एक से कम है, तो आप उसे उदार लोकतंत्र नहीं कह सकते, ठीक है। उदार लोकतंत्र किसे कहोगे आप? अमेरिका को कह सकते हो, भारत को कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पहली मान्यता आपको समझ में आ गई।
इसके साथ ही राजनीतिक पद किसी विशिष्ट वर्ग की बपौती ना हो, मतलब ऐसा ना हो जो पॉलिटिकल, देखो राजनीतिक पद का मतलब क्या है, राजनीतिक पद का मतलब पॉलिटिकल जो पद होता है, जो पोजीशन होती है, कोई मंत्री की पोजीशन ले लो या कोई भी राजनीतिक पद ले लो, तो वो किसी विशिष्ट वर्ग को विशेषाधिकार के रूप में प्राप्त नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वंशानुगत तरीके से सिर्फ उसी फैमिली का व्यक्ति राजनीतिक पद हासिल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुक्त प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और आम लोग भी वो राजनीतिक पद प्राप्त कर सकें, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। इसके साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आवधिक चुनाव, मतलब चुनाव होने चाहिए, और चुनाव कब होने चाहिए, आवधिक मतलब समय, जो भी समय है, चाहे 5 साल का हो, 10 साल का हो, 2 साल का हो, 4 साल का हो, मैटर नहीं करता, लेकिन एक समय होना चाहिए और उस समय में चुनाव होना चाहिए। आवधिक जो भी चुनाव है वो समय पर होना चाहिए, समय पर हो या जो भी मतलब हो सिचुएशन हो, लेकिन हाँ, ये जो चुनाव होंगे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हों। आवधिक चुनाव हो, समय पर, जो भी टेनर है, जब वो ख़त्म हो जाए कार्यकाल किसी मंत्री का, उसके लिए चुनाव होने चाहिए उसके कार्यकाल के बाद। और ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हो, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो। ये उदार लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। इसके अलावा उदार लोकतंत्र मानता है कि नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की जाए। उदार लोकतंत्र कहता है कि भाई देखो, वयस्क मताधिकार तभी मतलब सक्सेस होगा, या डेमोक्रेसी तभी सक्सेस होगी जब व्यक्ति स्वतंत्र होंगे। तो नागरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नागरिकों के पास ऐसी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए जिससे कि नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने डिसीजन ले सकें। नागरिक स्वतंत्रताओं की बात करता है कौन, करता है लिबरल डेमोक्रेसी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता है कि जो न्यायपालिका होगी देश की वो स्वतंत्र होगी, तो ये उदार लोकतंत्र ऐसी बात करता है। इसके साथ ही कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि आपात स्थिति में, इसकी कुछ शर्तों में ढील भी दी जा सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो भारत ही है, अब कई बार आपातकाल वगैरह लगाना पड़ता है भारत के देश के किसी भी कोने में या किसी भी देश में। अगर कहीं पर कोई सिचुएशन ख़राब हो जाती है, आपात स्थिति पैदा हो जाती है, कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो वहाँ पर कुछ आपातकाल जैसी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है, क्या कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई? नहीं, ठीक है। आपातकाल जैसी स्थिति में अगर हम कोई शर्त वगैरह हैं उसमें को मतलब अलग से कोई शर्त लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि कर्फ्यू के दौरान कई बार हम देखते हैं कि कई सारी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। ये उदार लोकतंत्र का ये भी एक हिस्सा है, लेकिन साथ में मान्यता ये है कि जब वो आपात स्थिति हट जाएगी, जब वो जो सिचुएशन है, जो ख़राब सिचुएशन जब वो हट जाएगी, तो वापस से डेमोक्रेसी सही से स्थापित हो जाए, तो ये उदार लोकतंत्र का एक अंग है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल लोकतंत्र के ऊपरी लक्षण दिखाई देने पर हमें संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत जैसे विकासशील देश में यह संभव है कि लोकतंत्र का काफ़ी ऊपरी ढांचा सही सलामत दिखाई दे, परंतु वह भीतर से कमज़ोर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बात भी कही जाती है उदार लोकतंत्र में कि केवल आप ऊपर से देखकर ये नहीं कह सकते कि हाँ, यहाँ पर लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, चाइना भी तो कहता है ना कि वो एक रिपब्लिकन स्टेट है, मतलब एक वो लोकतांत्रिक देश है, वो भी अपने आप को लोकतंत्र ही मानता है, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। इसके अलावा दूसरे देश का एग्जांपल ले लो आप, चाइना तो चलो मेनली हम मानते हैं कि वो डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर, लेकिन कई दूसरे देश भी हो सकते हैं जहाँ पर आप देखोगे कि उदार लोकतंत्र की सारी विशेषताएं आपको दी जाएं, लेकिन हकीकत में वो बस ऊपर ऊपर से दिख रही हैं, हकीकत में ज़मीनी स्तर पर वो स्वतंत्रताएं या वो व्यवस्था लागू नहीं है, तो आप उसे लोकतंत्र नहीं मान सकते। उदार लोकतंत्र, स्पेशली उदार लोकतंत्र आप उसे नहीं कह सकते, ठीक है। कई सारे आप देखोगे देश जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जा रही है, स्पेशली उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि कई जो सरकार है उसने कई सारे प्रतिबंध वगैरह लगा रखे हैं। तो इस तरह से उदार लोकतंत्र में ये चीज़ें, मतलब उदार लोकतंत्र कहता है कि हमें सही से देखना होता है, जो मतलब विशेषताएं हैं वो सही से लागू हों, तब वो उदार लोकतंत्र सही मायने में कहलाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों हमने उदार लोकतंत्र को समझ लिया। हकीकत में मैं आपको बताऊं तो उदार लोकतंत्र एक तरह से आप यूँ भी कह सकते हैं कि जिस लोकतंत्र को आज हम देखते हैं, जानते हैं, वो हकीकत में उदार लोकतंत्र ही है। मैं हम लोगों की बात कर रहा हूँ, हम लोगों का मतलब है क्योंकि हम इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में हम देखते हैं कि लोकतंत्र, जब भी हम लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो उदार लोकतंत्र की जो विशेषताएँ हैं वही हमारे सामने आती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह मान सकते हैं कि जो लोकतंत्र का धारणा आज आप सोच रहे हैं नॉर्मली, वो एक तरह से उदार लोकतंत्र ही है। अगर आप
आप जिस लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं, जिसमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, वो उदार लोकतंत्र है। और भारत में भी आप देखेंगे ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इस तरह आप भारत में भी उदार लोकतंत्र को देख सकते हो। हालांकि कुछ समाजवादी व्यवस्थाएं भी भारत में शुरू में लागू की गई थी, और आज भी कुछ समाजवादी लक्षण भारत में हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उदार लोकतंत्र भारत में है। अब हम बात करते हैं इसकी आलोचना की। तो कई आलोचकों का कहना है कि उदार लोकतंत्र 3 क्षेत्रों में विफल रहा है। राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में, देखिए राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र का मतलब ये है कि अब देखिए चुनाव लड़ना सबके बस की बात तो है नहीं। तो कुछ लोग मानते हैं, आलोचना करते हैं कि ये तो उदार लोकतंत्र सबको वो चुनाव लड़ने के लिए कह देता है कि आप सभी लोग लड़ सकते हैं, लेकिन सब ज़मीनी स्तर पर अगर हम देखें, ग्राउंड लेवल पर, तो सबके बस की बात नहीं होती। सभी कई बार तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो टिकट नहीं देती, मैक्सिमम टाइम तो यही होता है कि ठीक है सब आम लोगों को टिकट नहीं देती, और नॉर्मली एक चुनाव लड़ना काफ़ी खर्चीला काम है। तो राजनीतिक रूप क्षेत्र में एक विफल रहा है ये काफ़ी हद तक। उदार लोकतंत्र लोगों के मन में पर्याप्त उत्साह उत्पन्न करने में विफल रहा है। एक उत्साह जो एनकरेजमेंट होता है उसे उत्पन्न करने में विफल रहा है। इसके अलावा सरकार का उत्तरदायित्व में हरास, जो सरकार है वो जवाबदेह नहीं रहती सही से, ऐसा भी कई लोगों का मानना है कि इसमें भी ये विफल रहा है। इसके अलावा उदार लोकतंत्र पूंजीवाद का समर्थक है, जिसके कारण समाज में 2 वर्ग बन जाते हैं। इसके अलावा ऐसा भी मानना रहा है कुछ आलोचकों का कि उदार लोकतंत्र के कारण समाज 2 वर्गों में बढ़ जाता है। एक धनवान वर्ग बनता है और एक निर्धन वर्ग बनता है। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, उदार लोकतंत्र में उदारवादी विचारधारा है, और उदारवादी विचारधारा मुख्य रूप से पूंजीवाद को समर्थन देती है, जिसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, खुलापन ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो जो धनी व्यक्ति होते हैं वो धनी बनते जाते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके लिए टफ हो जाता है संसाधन जुटा पाना। तो इसलिए समाज 2 वर्गों में बढ़ जाता है, ऐसा भी कई लोगों का, आलोचकों का मानना है। इसके अलावा मार्क्सवादी हैं कुछ जो इसकी आलोचना करते हैं साफ तौर पर। तो मार्क्सवादी क्या कहते हैं या किस तरह से आलोचना करते हैं, इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उदार लोकतंत्र केवल पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है। मार्क्सवादी कहते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, सिर्फ उसी का हित इसमें है। उदार लोकतंत्र में केवल उन्हीं का फायदा होता है। इसके अलावा उदार लोकतंत्र विचारधारात्मक भ्रांति पैदा करता है। विचारधारात्मक भ्रांति का मतलब है, जैसे कि उदार लोकतंत्र क्या कहता है? उदार लोकतंत्र कहता है कि नागरिक स्वतंत्रताएं हों। जैसे कि मान लो आप सभी को न्यायालय जाने की स्वतंत्रता है। उदार लोकतंत्र तो यही कहता है कि सभी व्यक्ति जिनका भी अधिकारों का उल्लंघन होता है वो अदालत जा सकते हैं, लेकिन सही मायने में कितने लोग अदालत को अप्रोच कर पाएंगे? तो ये विचारधारात्मक भ्रांति पैदा करता है, ऐसा मार्क्सवादी कहते हैं, क्योंकि ये एक खर्चीली प्रक्रिया होती है। तो सभी लोग इसका मतलब एक तरह से लाभ ना उठा पाएँ, तो इसलिए इसमें कई सारी कमियां हैं। उदार लोकतंत्र समाज के वर्ग विभाजन को स्थायित्व प्रदान करता है। मतलब जो समाज में वर्ग विभाजन है, धनवान और जो गरीब वर्ग में जो अंतर है, एक जो पूंजीपति वर्ग है, एक जो कामगार वर्ग है, उसके स्थायित्व को बनाए रखता है। मतलब समाज को 2 वर्गों में बांट देता है ये पूरी तरह। तो इस तरह से भी आलोचना की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने उदार लोकतंत्र को देख लिया, लिबरल डेमोक्रेसी को देख लिया। आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि उदार लोकतंत्र क्या होता है। जिस भी लोकतंत्र को आज हम जानते हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें, जो भी विशेषताएं हम देखते हैं तो वो उदार लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं, और हमने इसकी आलोचना को भी अच्छे से समझ लिया। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बहुसांस्कृतिकवाद की, मल्टीकल्चरलिज्म की। ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद कह लो, सांस्कृतिकवाद कह लो, बात वही है। मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, इसे जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, बहुसांस्कृतिकवाद का सिद्धांत समाज के भीतर विविध सांस्कृतिक समूहों तथा अन्य प्रकार के असामान्य लोगों को न केवल मान्यता प्रदान करता है, बल्कि यह भी मानता है कि इनमें से किसी को किसी दूसरे से उत्कृष्ट या निकृष्ट ना समझा जाए। देखिए दोस्तों, बहुसांस्कृतिकवाद का जो सिद्धांत है, ये मानता है, इसका विश्वास है कि जो किसी समाज में, मान लीजिए कि कोई समाज है, तो उसमें अलग अलग जो संस्कृति के जो लोग हैं उन सभी को मान्यता दी जाए, और किसी को नीची जाति का, किसी को ऊंची जाति का, किसी को ऊंचे नस्ल का, किसी को निकृष्ट नस्ल का ना समझा जाए। ठीक है, सभी को एक बराबर मान्यता दी जाए और सभी को मतलब सम्मान किया जाए, ये कहता है बहुसांस्कृतिकवाद। आई होप जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुसांस्कृतिकवाद क्या है। बहुसांस्कृतिकवाद यही कहता है कि एक समाज में जितनी भी अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं, या कुछ असामान्य लोग ऐसा कह सकते हो, अलग कल्चर वाले लोग हैं,
या आदिवासी समूह के कुछ लोग हैं जिनका कल्चर वगैरह वगैरह अलग है, कहीं दूसरे देश से कोई व्यक्ति आया है, बस गया है, आपके समाज में रह रहा है, तो सभी को मान्यता दी जाए, ठीक है, और किसी को कम मतलब किसी को छोटा या बड़ा ना समझा जाए, उत्कृष्ट या निकृष्ट ना समझा जाए, ठीक है, ये बहुसांस्कृतिकवाद मानता है। आज विश्व के बहुत सारे देश बहुसांस्कृतिक समाजों से बने हैं, अर्थात इनमें विविध संस्कृतियों से जुड़े लोग और अलग अलग संजातीय समूह एक साथ मिलकर रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अलग अलग जो आज हम विश्व के समाज देख रहे हैं, देश देख रहे हैं, उसमें हम बहुसांस्कृतिक समाज देख सकते हैं। आप अमेरिका में देखेंगे, जो बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे एशियाई समुदाय के जो लोग हैं वो वहाँ पर बस चुके हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक है। और कई यूरोपीय देश, अमेरिका में स्पेशली आप देखेंगे तो कई सारे यूरोपीय देश के जो लोग हैं वो बसे हुए हैं। तो वो क्या है, वो भी एक बहुसांस्कृतिक समाज का एक उदाहरण है। और बहुसांस्कृतिक समाज वही है जहाँ पर बहुसांस्कृतिकवाद, मैं कह रहा हूँ कि बहुसांस्कृतिकवाद यही है कि सभी समाज में सभी संस्कृति वगैरह के लोगों को मान्यता दी जाए, समान समझा जाए। भारत का उदाहरण ले सकते हैं हम। भारत में कई सारे धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, ठीक है। इन सभी को हम भारतीयों के अंतर्गत इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक समान मानते हैं हम सभी को, ठीक है। भारत में अलग अलग राज्य हैं, उनमें अलग अलग हमें भाषाएं देखने को मिलती हैं, थोड़ा कल्चर अलग देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी सबको एकजुट करके रखा है, सभी के प्रति एक दूसरे का सम्मान है। तो ये भी क्या है, एक बहुसांस्कृतिक समाज आपको दिखाई देता है, बहुसांस्कृतिकवाद ही आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही कोई दूसरे देश से आकर बस रहा है या कहीं दूसरे जगह से कोई आकर बस रहा है, दूसरे राज्य से कोई एक राज्य दूसरे राज्य में बस रहा है, तो ये और सभी को मान्यता दी जा रही है, समाज में समान दर्जा दिया जा रहा है। तो ये क्या है, ये दर्शाता है कि बहुसांस्कृतिकवाद का विचार भारत में दिखाई देता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत बहुसांस्कृतिक शब्दावली का प्रयोग यह संकेत देने के लिए किया जाने लगा कि यहूदी, अमेरिकी और आयरिश समुदाय का विधि सम्मत हिस्सा माना जाए। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका में अलग अलग जो देश हैं यूरोप के, वहाँ से बहुत सारे यूरोपीय लोग बसे हैं वहाँ जाकर, ठीक है। पहले वहाँ पे रेड इंडियंस रहा करते थे अमेरिका में, लेकिन वो बहुत कम संख्या में रहते थे। और फिर हम देखते हैं कि जो कॉलोनियल टाइम था, उस टाइम पर बहुत सारे यूरोपीय लोग अमेरिका में बसते हैं। और इसी में आगे चलकर हम देखते हैं यहूदी लोग, आयरिश लोग भी वहाँ पर रहते हैं। तो इनको मान्यता दिए जाने के कॉन्टेक्स्ट में बहुसांस्कृतिक शब्द का प्रयोग किया गया अमेरिका में, कि इन लोगों को भी पूरी तरह एक बराबर माना जाए, विधि सम्मत रूप से समाज का अंग माना जाए पूरी तरह। तो इस तरह ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मतलब 1950 के बाद सामने आया, ये शब्द बहुसांस्कृतिक शब्द सामने आया। हालांकि भारत में आप देखेंगे कि भारत में बहुसांस्कृतिकवाद जो रहा है बहुत लंबे समय से रहा है, लेकिन हालांकि इसका जो शब्द का जो प्रयोग है वो अमेरिका में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। बहुसांस्कृतिकवाद किसी समुदाय के भीतर अलग अलग संस्कृतियों को फलने फूलने और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने की प्रेरणा देता है, ठीक है, सिंपल है। बहुसांस्कृतिकवाद के लिए 2 स्तरों पर कार्यवाही की जा सकती है। अगर हम चाहते हैं बहुसांस्कृतिकवाद सही रूप से लागू हो देश में, ठीक है, यहाँ पे मतलब कहने का ये है कि कोई भी अगर चाहता है कि देश में या समाज में बहुसांस्कृतिकवाद अच्छे से लागू हो, ये बहुसांस्कृतिकवाद का विचार पनपा रहे या बहुसांस्कृतिकवाद का विचार सामने आए, तो इसके लिए 2 स्तरों पर कार्यवाही की जा सकती है। देश की विभिन्न संस्कृतियों के बीच सहिष्णुता, यानी कि देश में जो अलग अलग संस्कृति हैं उन सभी के बीच सहयोग हो, सम्मान हो बराबर का, और समान नागरिक मान्यता, जितने भी नागरिक हैं उन सभी को एक बराबर माना जाए कि ठीक है, किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो। इसके साथ ही निष्कर्ष थोड़ा देखिए अगर हम, तो यदि कोई बहुसांस्कृतिक देश बहुसांस्कृतिकवाद की भावना विकसित नहीं कर पाता तो अंततः वह छिन्न भिन्न हो जाएगा। उदाहरण के लिए यूगोस्लाविया। तो देखिए दोस्तों, यूगोस्लाविया की अगर हम बात करें तो देखिए, बहुसांस्कृतिकवाद का विचार जिस देश में नहीं पनप पाएगा या नहीं रह पाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जो देश होगा वो छिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे कि यूगोस्लाविया हो गया। यूगोस्लाविया एक देश था जो कि आज हम देखते हैं 7 टुकड़ों में बँट चुका है। यूगोस्लाविया से ही बना है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया और मोंटेनिग्रो और कोसोवो। तो ये देश बने हैं।
तो इस तरह बहुसांस्कृतिकवाद का जो विचार है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में भी आप इसके लिए आपको देखने को मिलेगा धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द भारत में जोड़ा गया। हालाँकि ये जो शब्द है वो अंतर्भूत मतलब मूल रूप से भारतीय संविधान में शामिल ही रहा है। धर्मनिरपेक्ष शब्द, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, समान नागरिकता की गारंटी दी गई है, कई सारे समान अधिकार दिए गए हैं जो दर्शाते हैं बहुसांस्कृतिकवाद के विचारों को भारत में किस तरह से मान्यता दी गई है। तो ये तो भारत के हल्का सा मैंने बात की, बाकी यहाँ पे आपको बहुसांस्कृतिक बात का विचार अच्छे से समझना था। ये जो अर्थ है इसका आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन इस वीडियो में हमने सारी बातें अच्छे से कवर की हैं, ठीक, काफ़ी डिटेल में टॉपिक को अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो यही कहूँगा, एक बार वीडियो को अगर आप हो सके तो दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको जो भी टॉपिक है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।